नमस्कार मित्रों, अर्पित स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों, संविधान तथा मूलविधि से ये तीसरा टेस्ट है। तो उम्मीद है कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा आने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए मित्रों, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। ऑप्शन ए, राजनयिक अभिकर्ता पर, बी, युद्ध अपराधियों पर, सी, विदेशी शत्रु पर, डी, उपयुक्त सभी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, हत्या को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 299, ऑप्शन बी धारा 300, ऑप्शन डी धारा 301, ऑप्शन सी धारा 301, ऑप्शन डी धारा 302। इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 300, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 159, बी धारा 160, सी धारा 161, डी धारा 148। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 159। दंगा क्या होता है दोस्तों? दंगा की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं या लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वो दोनों दंगा ही कर रहे हैं। धारा 160 में धारा दंगा के लिए दंड है, जो कि 1 मास या 100 रुपये के जुर्माने से है, या दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है। 1 मास का कारावास तथा 100 रुपये जुर्माने से। धारा 160 में दंड, दंगा के लिए दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ अन्वेषक अधिकारियों के अभाव में कितने प्रतिशत हाईटेक अपराध अनसुलझे व अज्ञात ही रह जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए मित्रों। ऑप्शन ए 93%, ऑप्शन बी 92%, सी 97%, डी 100%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी हो, उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं हो सकता है। तो सीआरपीसी धारा 1973 के अंतर्गत धारा 300 कहती है कि धारा 300 ऑप्शन बी, ये कहती है कि दंड प्रक्रिया की संहिता की कौन सी धारा कहती उपबंध करती है। धारा 300 यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी हो, उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा, मतलब उसी अपराध के लिए दोबारा उसको नहीं दिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300 यह कथन कहती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 379 धारा 379 का संबंध निम्नलिखित में किससे है। ऑप्शन ए चोरी के लिए दंड के प्रावधान से, ऑप्शन बी चोरी करने से संबंधित, डकैती से संबंधित, ऑप्शन डी डकैती के लिए दंड से संबंधित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोरी के लिए दंड के प्रावधान से। चोरी के लिए दंड कितना है? ये अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 वर्ष कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। चोरी की परिभाषा धारा 378 में दी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी जोत के अंश का, डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ। अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विभाजित है। ऑप्शन ए 5 अध्यायों एवं 31 धाराओं में, ऑप्शन बी 6 अध्यायों एवं 31 धाराओं में, ऑप्शन सी 4 अध्यायों एवं 17 धाराओं में, डी 5 अध्यायों एवं 20 धाराओं में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अध्यायों एवं 31 धाराओं में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 5 अध्यायों में एवं 31 धाराओं में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लेते हैं मित्रों। ऑप्शन ए 3 जून 2000, बी 5 जून 2000 को, सी 31 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 2000 को। जो ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट इसको 2000 कहते हैं। ये कंप्यूटर संबंधी अपराध मतलब साइबर संबंधी अपराध से है, जैसे कंप्यूटर का डाटा चोरी होना, कंप्यूटर के थ्रू किसी डाटा चोरी होना या फिर किसी अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ, जिसको साइबर क्राइम अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है। ऑप्शन ए राज्य सरकार में, बी केंद्रीय सरकार में, सी ए तथा बी दोनों में, डी या तो ए या बी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार में। केंद्र सरकार पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति रखती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 330 में उल्लेख है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण। ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी, सी लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया, रिजर्वेशन, जिसमें लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें तथा एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। कुल मिलाकर के 131 सीटें आरक्षित है एससी तथा एसटी के लिए लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी अधीनस्थ न्यायालय, डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन, कथन ए संसदीय व्यवस्था के सह संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। कथन आर सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करती है तथा उन्हें शिक्षित करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों
ए तथा आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए तथा आर सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक थे। ऑप्शन ए नेहरू, बी लास्की, सी वुडरो, डी जे.एस. मिल। ऐसा कथन किसने कहा था कि केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, मतलब वोट डालने का जो अधिकार है केवल शिक्षित लोगों को ही मिलना चाहिए, ऐसा कथन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल का कथन है केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए 124, अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 127। दोस्तों, ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था क्या मतलब क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी विधि या कार्य चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है या न्यायाधीशों की मतलब आपूर्ति होती है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा जो उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय होते हैं उनमें जो न्यायाधीश कार्य कर रहे होते हैं उनके अनुसार वहाँ से वो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित है कि मतलब वो चाहे तो उनको सर्वोच्च न्यायालय में अनुरोध कर सकते हैं कार्य करने के लिए। जो भी सुविधाएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उनको दे देगी तथा वो अपना उस उच्च न्यायालय के पद को त्याग करके सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करेंगे। तो इसका मतलब ये है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यादेशात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो ऑप्शन ए शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा। डी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ए राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। डी लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, जो कि एससी के लिए 84 सीटों का आरक्षण है तथा एसटी के लिए 47 सीटों का आरक्षण है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने से संबंधित है। अनुच्छेद 331 सी लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण रहा यह था। क्या था कारण? यह तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा था। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था। सी इसे देश में जाति धर्म भाषा
की भिन्नता के आधार कारण स्वीकारा गया? ऑप्शन डी, यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया? ऑप्शन देख लें। ए 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। बी 15 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत है। सी 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, सही है। ऑप्शन डी 24 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो फैजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का नेतृत्व किया फैजल अली ने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया तथा दिसंबर 1953 ईस्वी में फैजल अली के नेतृत्व में गठन किया गया और 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। तब जाकर के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, जिसके अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य विवादों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद के, बी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के, सी संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के, डी संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का जब मध्य विवाद होता है तो उसका जो निपटारा करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन ए 1854, बी 1855, सी 1856, डी 1857। इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अन्वेषण, बी जांच एवं अन्वेषण, सी जांच एवं विचारण, डी विचारण एवं अन्वेषण। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पहले जांच की जाती है। जांच करने के बाद जैसा रिजल्ट देता है उसके अनुसार विचार किया जाता है कि अपराध कैसा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक प्रक्रिया है जांच एवं विचारण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग भारत में कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1831, बी 1832, सी 1833, डी 1834। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1834 में प्रथम विधि आयोग बना। जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसी के अंतर्गत एक समिति बनी थी, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे उस समिति के, और उसी के अंतर्गत आईपीसी तथा सीआरपीसी को संहिताबद्ध करने का उद्देश्य था लॉर्ड मैकाले की समिति के अंतर्गत। तो जिसका मतलब प्रथम विधि आयोग जो था 1834 में, और सेकेंड 1853 में, थर्ड 1834
1961 में। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो प्रथम विधि आयोग था, स्वतंत्र भारत में जो प्रथम विधि आयोग था 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। जो ये विधि आयोग का गठन होता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में होता है, 3 वर्ष में किया जाता है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में जो मतलब 21वां विधि आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है बलवीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। तो इसका सही जवाब होना 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या हो। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को, राज्य का कोई ऐसा क्षेत्र है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए, मतलब आपराधिक जो संहिता प्रयोजन करने के लिए महानगर घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 10 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख, डी 3 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख। तो जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको महानगर राज्य सरकार घोषित कर सकती है, किसके लिए? आपराधिक प्रयोजनों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के धारा 255 का संबंध है। ऑप्शन ए सरकारी स्टाम्प कूटकरण से, बी कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का, सी सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, डी खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारी स्टाम्प कूटकरण से। तो धारा 255 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प कूटकरण करेगा, कूटकरण से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो सरकारी स्टाम्प होता है उसी के समान नकली सरकारी स्टाम्प बनाना और उसको बिक्री करना, उससे पैसे धन कमाने के चक्कर में उस सरकारी जो स्टाम्प होता है उसी के समान स्टाम्प को बनाना, उसको बेचना, ये कूटकरण से संबंधित है। मतलब नकली दस्तावेज बनाना एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत धारा 255 के अंदर जो कोई सरकारी स्टाम्प का कूट करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। कितना दंड है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है या फिर जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास या फिर जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है जो कोई सरकारी स्टाम्प कूटकरण से IPC का उल्लंघन करेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ए कहता है कि गणराज किससे संबंधित है, बी पंथनिरपेक्ष, सी लोकतंत्र। गणराज का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष अनुवंशिक राजा नहीं है। सही जवाब, सही कह रहा है बिल्कुल। गणराज का अर्थ तो यही होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जैसे अपने देश का राष्ट्रपति हो गया, अनुवंशिक राजा नहीं है, मतलब उसका जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ क्या है? पंथनिरपेक्ष देख लेते हैं, राज किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सही है बिल्कुल, पंथनिरपेक्ष का यही अर्थ है। लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। सी का 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15(1) के निषेध करता है। अनुच्छेद जो 15(1) है किसका निषेध करता है? कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेद नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 15 है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है ना। तो
अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य निम्नलिखित कारणों से भेदभाव नहीं कर सकता, नागरिकों के साथ निम्न कारणों पे भेदभाव नहीं कर सकता। वो कारण देख लेते हैं। ऑप्शन ए धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म के स्थान। बी धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान तथा वंश। सी धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग तथा जन्म स्थान। डी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 ये कहता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 आता है। तो ये अनुच्छेद 15 ये राज्य को आदेश करता है। अनुच्छेद 15 संविधान का अनुच्छेद 15 यह राज्य को आदेश करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव, नागरिकों के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काम पाने का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी प्रस्तावना। इसका सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। शायद अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम पाने का अधिकार दिया गया है, कंफर्म नहीं दोस्तों, ज़रा आप एक बार चेक कर लीजिएगा और खुद से देख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिटों में कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऑप्शन परमादेश, बी बंडी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण दोस्तों कब जारी की जाती है, जब कोई बहुत ही गंभीर मामला हो, बहुत ही गंभीर केस हो, तो सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों से ये मांग कर सकते, अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को कि अधीनस्थ न्यायालयों से वो फाइल अपने पास मंगवा ले तथा और ये भी ये तभी उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं की जगह पर के ये अधिकार है। तो निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप अपना आकलन ज़रूर कर पाए होंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपका 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन सही है तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त कर रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।